अब अच्छे से समझिएगा, अभी के पैटर्न में इस टाइप के क्वेश्चन को नीट और एम्स फोकस कर रहे हैं ज्यादा। मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन समझना, डेरिवेशन ही कर देता हूं सो दैट आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, बट इसको अच्छे से पहले समझना जरूरी है। अगर ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है और ये सपोज कर लो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट है, हम ठीक है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां पे एक बड़ा सा मास रखा हुआ है जो n इंटू m है। अब n इंटू m क्यों लिया समझिएगा, अगर ये 5 kg है और अगर ये 10 kg है तो इस 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं और n की वैल्यू 2 मिल जाएगी। मतलब इसके साथ साथ आप चाहें तो एग्जाम्पल भी ले लें, ये आपका 5 kg का था, ये आपका 10 kg का है, तो 10 kg कैन बी रिटेन एज 2 इंटू 5 kg। अब यहां से n की वैल्यू डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगी कि 2 मिल जाएगा। पहले हम लोग नोटेशन में सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोगों को बेनिफिट क्या होगा कि नोटेशन से चीजें समझ में आ जाएंगी, कि नोटेशन में हम लोगों के पास फॉर्मूला मिल जाएगा, और जब फॉर्मूला मिल जाएगा तो किसी भी चीज में हम लोगों को जो न्यूमेरिकल डेटा दिया रहेगा उसके बेसिस पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब हमें समझा कि m मास का ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग विथ u वेलोसिटी। दूसरा हमारा है m मास के ऑब्जेक्ट के बाद, हेलो हेलो मैं क्लास में हूं, क्या बोलिए ना, ओ माय गॉड कैसे, अच्छा रात में कितने बजे डेथ हुआ है, 2 बजे। चलिए मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 kg का ठीक है ये ऑब्जेक्ट था। अब इसका मास जो है वो m था, u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। हमने बोला कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है nm और ये क्या है, रेस्ट में है। अब जैसे ही मैंने रेस्ट बोला, आपके बात समझ में आई होगी कि इसके लिए अगर मैं बोलूं तो इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब ये रेस्ट में। अब सिंपल है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो कोलिजन मेरा हो रहा है, ये अगर इलास्टिक कोलिजन है, ये इसको जाकर के टक्कर मारा, ठीक। अब जब ये इसको टक्कर मारेगा तो पॉसिबिलिटीज हैं कि बोथ आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रांसफर इसमें हो जाएगा और अलग अलग वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर जाएंगे। अब आप खुद सोच करके बताइए कि पहले ये रेस्ट में था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जैसे ही इसने इसको टक्कर मारा इसके अंदर वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई मतलब मोमेंटम आ गया, मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब इसने इस ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आई। अब यही पूछा जाता है अभी के जो पैटर्न में कि आप बताएं वो ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई। मतलब आपको अच्छे से चीज समझ में आ गई। तो पहले पार्ट के लिए अगर आप बोलेंगे कि इसका, तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू मास इंटू यू का स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो ये कितना होगा, 0 होगा। अब ये एनर्जी काइनेटिक इसमें ट्रांसफर होगा, एनर्जी का देखिए ट्रांसफर कैसे होगा, ये बात आपको समझ में आएगी। बट अब मैं चाह रहा हूं कि इसके बाद ये मूव करने लगा, सपोज कर लीजिए v1 वेलोसिटी से, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1। अब कोलिजन के बाद ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा, ठीक। अगर ये कोलिजन के बाद v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है nm, जिसका नाम हम ऐसा कीजिए m को मान लीजिए v1 और nm को मान लीजिए सेकेंड, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, ठीक है। अब हम लोगों ने m1 m2 लेकर के किया था तो m1 ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा। अगर ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये v1 v2 तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख चुके हैं। याद कीजिए फॉर्मूला आपके पास क्या था, सब लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 करके हमारे पास फॉर्मूला आया था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 मेरे पास कितना है, m माइनस m2 कितना है, nm डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 into, ये फॉर्मूला है v1 का।
इनटू फॉर्मूला में मेरा क्या था, u1, u1 मेरे लिए कितना है, u है, प्लस फिर सेकंड पार्ट क्या था, 2m2, m2 कितना है मेरे लिए, nm, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 m है, m2 nm है, इनटू u2। अब u2 तो मेरा 0 है क्योंकि ये मेरा किसमें था, रेस्ट में था, तो डायरेक्टली मैं बोल पाऊंगा कि v1 की वैल्यूज मेरे पास मिल गई m माइनस nm अपॉन m प्लस nm इंटू यू। एक स्टेप यहां पे आपको मैं फास्ट करना चाह रहा हूं। अगर m को मैं कॉमन ले लूं तो m को कॉमन लिया तो 1 माइनस n, m को यहां पे कॉमन लूंगा तो 1 प्लस n इंटू यू, m m कैंसिल हो गया तो मेरे पास v मिल गई जो वो मिला 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू यू। आप इस पे अगर यहां पे मैंने वेक्टर लिखा है तो आप यहां पे भी वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब आपको समझा कि इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी जो v1 होगी वो मेरे पास आ गई 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू यू। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मैं सेम वे में v2 निकालूं तो क्या होगा, तो v2 का भी फॉर्मूला हम लोगों के पास था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। अब खुद से बताइए, u2 तो ऑलरेडी मेरा रेस्ट में है तो इस टर्म को डायरेक्टली मैं 0 लिख दे रहा हूं, प्लस अब देखिएगा u1 के बारे में बात करना चाह रहा हूं, वो क्या होता है 2m1, 2m1 कितना है मेरे लिए, m है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस यहां पे साइन दे देता हूं, ठीक है, यहां पे मेरे पास आ गया m प्लस nm इनटू फॉर्मूला मेरे पास क्या है v1। अब u1 की वैल्यूज कितनी दे रखी है यहां पे जो फॉर्मूले में था वो डायरेक्टली है कितना u है, तो मैं यहां से v2 की वैल्यूज बता पाऊंगा। 2m को भी कॉमन अगर ले लूं तो 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1 प्लस n, 2 अपॉन 1 प्लस n इंटू यू। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यूज आ गई v2 की वो आ गई 2 अपॉन 1 प्लस n इंटू यू। मतलब इंपैक्ट के बाद दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 कितनी आई ये हमने कैलकुलेट कर लिया। जब एक बार आपको ये पता चल गया कि इंपैक्ट से पहले इसकी केवल वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इनके बीच में जो कॉलिजन हुआ है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है। अब क्या हुआ, इसने काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर किया होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड हो रहा है मेरा। अब क्वेश्चन में दो टाइप की चीजें पूछी जाती हैं, 1 बाय 1 दोनों को लिख रहा हूं। पहला पूछेगा कि आप बताएं इस m से nm में कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई। क्या पूछेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी खुद से बताओ, ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी में क्या मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सबसे पहले अब जो मेरी ये थी इसकी इंपैक्ट के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मैं लिखूंगा हाफ इनटू मास, मास कितना है nm, इनटू इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी, और इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इंपैक्ट के बाद जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी आई है v2, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस n इंटू यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी nm की कब आई, इंपैक्ट के बाद, होल डिवाइड बाई, अब सुनिएगा यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपका है इक्वल टू, आप यहां पे डाल देंगे, ठीक है। अब होल डिवाइड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपके पास था हाफ m इंटू यू का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आया हाफ m इंटू वी का स्क्वायर होता है ना, तो ये भी आप इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए क्या क्या कट जा रहा है, और उसके बाद डायरेक्टली आप बता पाएंगे कि यस, यहां पे डायरेक्टली आप बता पाएंगे इसको सॉल्व करके कि के ट्रांसफर्ड आपका कितना आया। कोई बच्चा इसको सॉल्व करके मुझे बताए, m से m कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर इसमें आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, तो मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है
कि ऊपर में मेरे पास n बच गया, ठीक है। और कुछ बचेगा तो बता दीजिए। इसके बाद इस 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास क्या, 1 प्लस n का स्क्वायर, ठीक। ये u स्क्वायर इस u स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, ये हाफ m भी इस हाफ m से कैंसिल हो चुका है, ये वाला केवल n बच गया, मतलब 4n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n का स्क्वायर। एक अच्छा सा फॉर्मूला मेरे पास आ गया ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी का, 2019 अभी लेटेस्ट नीट ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। मतलब आपको समझ में आया कि अगर ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी बोले तो अब मुझे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, ये फॉर्मूला 4n अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर कर दूंगा और ये मुझे ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। समझा सबको? अब आप यस नो बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियोस में मैंने फोन उठा लिए हैं, ठीक है। चलो देखो, ये समझ में आया सबको? बोलो यस नो। मतलब हमें समझ में आ रही है बातें कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की बात हम लोग कर रहे थे कि अगर इस तरीके में ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मैं कल जो टेबल दिया था उस टेबल में जा करके ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी का ये वाले फॉर्मूले को भी एक फॉर्मूला ऐड कर दीजिएगा आप लोग, सो दैट कि आपके पास डायरेक्ट एक लिस्ट हो जाए सारे फॉर्मूलों का। तो उस टेबल में जा करके ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी के नाम पे ये फॉर्मूला ऐड कर लेना, 4n अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोगों ने ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी यहां पे कैलकुलेट कर लिया कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई। अब अभी तक एग्जाम में ट्रांसफर्ड ही पूछा है, बट मेरे मन में एक ख्याल आया कि ट्रांसफर्ड ही क्यों पूछा जाएगा। इसने क्या किया, ये जब अपनी एनर्जी जो है टक्कर मारा इसमें, तो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर दिया इसको, बट टक्कर के बाद ये भी तो मूव कर रहा है। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि टक्कर के पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर थी, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हाफ mv1 स्क्वायर होगी। तो ये जितना था, सपोज पहले 100% था, 100 में से इसने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी 30%, तो इसके पास बची कितनी काइनेटिक एनर्जी, 70%। उस टर्म को टेक्निकली हम लोग बोल सकते हैं रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो ऑब्जेक्ट था इसके पास इनिशियली जो ऊर्जा थी वो उसने इसको दी, इसके बाद इसके पास भी तो जो बचा हुआ है उसको हमने बोला रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब अब आपसे अगर ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अगर मैं पूछता व्हाट इज द रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी, मतलब कितनी ऊर्जा इसकी जो पहले थी वो बची, तो आप खुद से सोच के बताइए आप कौन सा रेशियो लीजिएगा। आपसे अगर पूछूं तो रेशियो में कौन सा लीजिएगा? आप लीजिएगा इंपैक्ट के बाद की काइनेटिक एनर्जी। यहां पे समझिए, अगर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड की बात करूं तो आप क्या बोलिएगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। और बिफोर कॉलिजन पे काइनेटिक एनर्जी इसके लिए कितनी थी, वो मेरे पास अवेलेबल है हाफ मास m इंटू यू दिया हुआ था इसका स्क्वायर। अगर मैं ये बात करूं कि नहीं ये काइनेटिक एनर्जी मेरी आफ्टर कॉलिजन हुई कितनी, तो हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यूज में पुट कर दूं तो हाफ m मेरा कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। v1 कितना आया है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इंटू यू, इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर होल डिवाइड बाई नीचे भी u स्क्वायर, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, मतलब इसी का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, जो कि मैं लिख सकता हूं 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर। अब आप समझिए कितनी अच्छी चीज आपको मिल गई। काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड कितना वो बचा के रखा, वो हुआ 1 माइनस n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर। और यहां से डायरेक्टली आपको रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज मिल जाएगी। मतलब आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है
अगर वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे एक दूसरा मास है जो इससे हैवियर उसका दिया हुआ है मास, और वो n टाइम्स m है और वो रेस्ट में है। अगर इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और इसने इसको टक्कर मारा तो टक्कर के बाद दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, और जब डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वेलोसिटी को सॉल्व करने पे ये दो वैल्यूज मिलेंगी मुझे। अब यहाँ से ट्रांसफर्ड और काइनेटिक रिटेन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को मिल गई। तो जा करके जो पहला केस अपना था परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट, उसमें ये दोनों फॉर्मूले ऐड आप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी 2013 में पूछा था, फिर 2019 में पूछा है, तो 2021 में पॉसिबिलिटी बन रही है कि ट्रांसफर्ड और रिटेन्ड के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन देता हूं। देखिएगा, नीट 2019 का क्वेश्चन है। नीट, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं एक बार रीड कर रहा हूं, आप देखिएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m इज मूविंग। ऑब्जेक्ट ऑफ मास, यहां पे क्वेश्चन में कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m is moving, मूव कर रहा है, and collide elastically with mass m, ये टक्कर दिया इस बार m मास को, ठीक है, which is at rest, जिसका इसको u2 हम लोग बोलते थे, ये 0 पे था, ये मूव कर रहा है u1 से। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, then find fraction of transferred kinetic energy from 2m to m। 2m से फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर जो हुई m को, वो आप बता दीजिए कितना होगा। क्या कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली अगर कर लूं, के ई ट्रांसफर्ड का जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या आया था, 4n अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर पुट कर दूं तो काम हो जाएगा। 4 इंटू, यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, n की बात करूंगा तो ये 2n है और ये m है, इनका रेशियो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 8, और ये हो गया कितना, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9। सो रेशियो ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी इज 8/9। ध्यान रखिएगा, ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर अगर यहीं पे पूछता रिटेन्ड आपसे कि काइनेटिक एनर्जी 2m की कितनी रिटेन्ड रह गई, तो आपका आंसर क्या होता, 1 माइनस n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 होल आप कर दो स्क्वायर, ये आपको 1 माइनस 2 मिल जाएगा 1, और ये 1 प्लस 2 कितना हो गया, आप इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, वो आपको 100% वैल्यूज मिल जाएगी 1, क्योंकि वही एनर्जी तो ये दिया था। तो बेसिकली आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो। इसने जो, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसको वेलोसिटी देने में, काइनेटिक एनर्जी देने में रह गई, और जो बची जिससे ये भागा फिर, तो इन दोनों को जोड़ करके भी आप कर सकते हो। तो यहां से एक रिलेशन आप ये भी कर सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड विल बी 1। इससे क्या होगा कि अगर एक आपके पास वैल्यूज है तो दूसरा ऑटोमेटिक 1 माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बेटर होगा कि दोनों फॉर्मूले आप याद कर लें, बट ये भी एक रिलेशन आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन से मिल गया। अब यहाँ इसको इंप्लाई करके चेक करना चाहें तो के ट्रांसफर्ड आपके पास था 8/9 प्लस के रिटेन्ड आपको निकालना था, तो यहां से भी आप निकाल सकते थे के रिटेन्ड इज इक्वल टू 1 माइनस 8/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 आंसर आएगा। मतलब आपको समझा कि अगर मेरे पास ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी पूछा
या रिटेंड पूछा तो दोनों में आराम से फॉर्मूले से निकाल सकता हूं और इनके बीच का ये रिलेशन होगा क्योंकि एनर्जी यहां पे कंजर्व हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब ये 2019 का दिया हुआ क्वेश्चन है। कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर पहले वाले में आपने इसको m लिया था और इसको 2m लिया था और इसको रेस्ट में किया आपने, तो बदलाव क्यों नहीं आया। ऑब्जर्व कीजिए, V1 का फॉर्मूला था m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। अब m1 माइनस m2 करूंगा तो मुझे m1 मेरा 2m दिया है और m2 मेरा m दिया है, तो 2m में से m को घटाऊंगा तो m मिलेगा। या अगर मैं इसका मास m दिया रहता इसका 2m तो m माइनस 2m करता तो माइनस m आता। बट जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है, तो उस माइनस साइन का कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। इसीलिए इसको m दे या इसको nm दे या इसको nm दे इसको m दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे एक्सप्रेशन और हमारे सॉल्व करने के तरीके पे। इसलिए ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जो हम लोगों के पास हमने डिराइव किया था वो m और nm से किया था तो उस अकॉर्डिंगली तो ये बदल गया। नहीं, आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर इसका मास 2m है इसका मास m है तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि फैक्टर जो है वो 2 का है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर्ड एंड रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक, अब एक क्वेश्चन कैसा इसी पे डिफिकल्ट बनता है वो आप लोग करेंगे, ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है लिख लीजिएगा, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। अ न्यूट्रॉन traveling with a velocity collides elastically head on with a nucleus of an atom of mass number a। न्यूक्लियस का मास नंबर दिया हुआ है a which is at rest, मतलब एक न्यूट्रॉन है ये मूव कर रहा है, एक a मास का न्यूक्लियस था ये यहां पे रेस्ट पे था, इसने इसको टक्कर मारा और बोल रहा है इलास्टिकली, मतलब इलास्टिकली बोल रहा है मतलब E की वैल्यू हमारे पास 1 दिया गया है। The fraction of total energy retained by neutron is, the fraction of total energy retained, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, retained by neutron is, retained का क्या फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली आप देखेंगे तो है 1 माइनस n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर। अब 4 ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शन लिख रहा हूं, आप खुद से समझिएगा क्या इसमें आना चाहिए। कौन सा आंसर होगा खुद से आप बताइए। क्या डायरेक्टली मैं इसको ए पे टिक कर लेता, क्या इसको आप इस टर्म को यहीं पे लिखना चाह रहा हूं, यहां देख लीजिए। इसको अगर कोई बच्चा n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर लिखे तो कोई बुराई है क्या। माइनस साइन दोनों में ऊपर नीचे आप कॉमन लेके इसको ऐसा भी लिख सकते हो n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। वही चीज यहां पे दिया है, n आपका क्या है, न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में ये आपका दे रखा है a, तो आपका हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, मतलब हमें समझ में आ गया यहाँ पे डायरेक्टली कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, इसका मास अगर m लेता तो इसका मास मुझे ma लेना पड़ता, इसका मास m था तो इसका मास हो गया m इंटू a। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लेता, कुछ नहीं था। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे रिटेंड का अगर क्वेश्चन पूछा है
तो a-1/a+1 का ओवरऑल स्क्वायर, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2013 का पूछा हुआ है, हालांकि ये AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड पूछे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड पूछे, हम लोग कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, ये बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गया? अरे बोलना पड़ेगा, यस नो। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए, लिखिएगा क्वेश्चन। A sphere of mass m, a sphere of mass m, a sphere of mass m, moving with a velocity v, sphere of mass m, moving with a velocity v, 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 breaks up suddenly into two parts, breaks up suddenly into two parts, breaks up suddenly into two parts, breaks up suddenly into two parts. The part having mass m/3, the part having mass m/3 remains stationary, remains stationary, remains stationary. The velocity of other part will be, the velocity of other part will be, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 4। v ऑप्शन है v, 2v, अगला है 2/3v एंड v, ये 2v था, 2/3v एंड 3/2v। इन चारों में कौन सा सही ऑप्शन होगा, अच्छे से समझ करके कीजिएगा। आंसर बोल सकते हैं आप। 3/2v। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना होता है। वो क्या बोलता, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 इनिशियली मास कितना था, m था, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब दो पार्ट में ब्रेक हुआ, तो एक कितना ब्रेक हुआ था, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितने से, एक पार्ट है m/3, m/3 लेकिन वो रेस्ट में रह गया। तो m/3 में अगर ब्रेक हुआ तो ध्यान देना, मास दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक हुआ m/3 तो दूसरा कितना हुआ, m माइनस m/3 कर लो आप, तो ये हो जाएगा 3 माइनस m, मतलब ये हो गया 2m/3। अब मास आपको मिल गया 2m/3 इंटू, ये मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी v से। अब इस v के फॉर्म में कैपिटल V निकालना, तो कैपिटल V, m से m कैंसिल कर दूं, ये हो जाएगा कैपिटल V विल बी 3v/2, और यही आपका। तो सिंपली आपने क्या किया, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे तो बहुत आसान होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये समझ में आया कि ट्रांसफर्ड पूछे, अगर रिटेन काइनेटिक एनर्जी पूछे उस पर हम लोग बड़े आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दे दे, या फिर अगर कोई चीज दो पार्ट में ब्रेक हो रही है तो वहां पे किस तरीके से चीजों को हम लोग डील करते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन में आते हैं, वर्टिकल के कुछ केस आपको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये उम्मीद करता हूं चौथा नंबर में, ये हमारा अर्थ है,
और सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से आ रहा है। v नॉट क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब g को मैं यहां पे लिख रहा हूं, निग्लेक्ट कर रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, बोल रहा हूं इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आया, इसमें टक्कर देगा, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? याद करो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका था। ये चौथा केस था, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, याद है क्या? अब यहां से V2 ये जो है M2 मास है, इसके U2 और V2 दोनों जीरो होंगे क्योंकि अर्थ हमारा रेस्ट पे रहने वाला है। तो V2 मेरा हो गया जीरो माइनस U1 अपॉन U1 माइनस U2 की जगह पे भी जीरो। तो आपके पास वैल्यूज आ गई। ये क्या है? V1 है ना, ठीक है, जीरो माइनस V1 अपॉन मतलब माइनस V1 अपॉन U1। V1 क्या होता है यहां से अगर मैं पूछूं तो डायरेक्टली आप बोल पाओगे माइनस E टाइम्स U1, और ये मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मूला आ गया था स्पेशल केस वाले में, V1 इज इक्वल टू माइनस E U1। अब यहां पे समझिएगा, ये जो बॉल था ये नीचे आता गया, जैसे ही इसको यहां पे हिट किया, किस वेलोसिटी से? V नॉट से, तो ये रिबाउंड करेगा जो ऊपर के डायरेक्शन में, और वो मूव करेगा E V नॉट से। मतलब हमें समझ में आई कि अगर V नॉट से हिट किया था तो रिबाउंड वेलोसिटी मुझे मिल गई E V नॉट, माइनस इसलिए है क्योंकि इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइन मिलने वाली है। अगर यहाँ पे डाउनवर्ड था तो यहाँ पे मुझे अपवर्ड मिला। मतलब अगर अर्थ वाले केस में क्वेश्चन दे तो आप इजिली वेलोसिटी निकाल सकते हो कि वो वेलोसिटी कितनी होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे चेंजेस बदलाव करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, मैं आपसे बोलूं इंग्लिश में स्टेटमेंट दे देगा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया या रिलीज्ड भी वर्ड बोल सकता है। फाइंड द रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल। m मास का बॉल है, अब आपसे पूछेगा रिबाउंड वेलोसिटी बताएं कितना होगा। सुनिए ध्यान से। अब जब वो टक्कर करने वाला है तो टक्कर ये वाली, ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? दो मेथड हैं, दोनों बता दे रहा हूं। पहला मेथड, जो बच्चा अगर एनर्जी कंजर्वेशन में कंफर्टेबल महसूस करता वो इसको 1 मानता और इसको 2, और 1 और 2 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा के बोलता E1 इज इक्वल टू E2। जब वो E1 पे था तो केवल पोटेंशियल एनर्जी था mgh, जब वो E2 पे आएगा तो पोटेंशियल जीरो, केवल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर, v कैंसिल आउट, सो 2gh का अंडर रूट करता तो उससे वेलोसिटी मिल जाती। ये एक अप्रोच है, एनर्जी कंजर्वेशन से आपने कर लिया। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं सर, मैं चूंकि काइनेमेटिक्स पढ़ चुका हूं तो मैं काइनेमेटिक्स से इसको सॉल्व करूंगा, और वो क्या बोलता, ए और बी के बीच में आप फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, v आपका v स्क्वायर, u आपका 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की बात आप करते तो माइनस g, डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस h, और ये आ जाता 2gh v स्क्वायर, सो v इज नथिंग बट अगेन 2gh। अब आप एनर्जी से वेलोसिटी निकालो या काइनेमेटिक्स इक्वेशन से निकालो, इट्स अप टू यू, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उससे आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब यहां पे मुझे जो v मिली वो मिला अंडर रूट 2gh। सुनना ध्यान से। अब रिबाउंड वेलोसिटी की बात कर रहा है, हम लोग रिबाउंड वेलोसिटी बोल चुके हैं माइनस e टाइम्स u1, तो v1 मेरा हो जाएगा e, u1 है अंडर रूट 2gh, डायरेक्शन इसका होगा अपवर्ड, मतलब डायरेक्टली आपको मिल गया इस v1 की वैल्यू जो होगी e टाइम्स अंडर रूट 2gh होगी अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पे एक कंफ्यूजन बच्चों को आता है
कि सर u इज इक्वल टू रिलीज किया गया था 0, तो आपने 0 क्यों नहीं लिया? सुनना, जब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, तो ये नहीं है कि 5 किलोमीटर पहले से चल रहा है तो वहां की वेलोसिटी लोगे, नहीं, टक्कर से जस्ट पहले जो उसकी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। और टक्कर के बाद ये जो v1 आया है, ये वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन है। अब ये नहीं होगा, ये जैसे ही रिबाउंड करेगा इसके बाद इसकी वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो अब इस हाइट पे आके नहीं बोल पाऊंगा कि कितनी होगी। ये वो वेलोसिटी है कि जस्ट इस सरफेस से कितनी वेलोसिटी से छोड़ेगा, वो वेलोसिटी आपकी v1 है, जो कि e√2gh के बराबर होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी का मतलब अगर कोई चीज यहां से चल रही है और कॉलिजन यहां पे होने वाला है, तो ये वेलोसिटी मत लेना। अगर कांस्टेंट है तब तो जो यहां होगा वो यहां होगा, बट ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो मुझे इस क्षण की वेलोसिटी चाहिए कॉलिजन से जस्ट पहले, और फिर बात करेंगे कॉलिजन के जस्ट बाद। तो कॉलिजन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन का मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहां पे एक रिमार्क लिख लीजिए, द वेलोसिटी विथ विच अ बॉल हिट्स द ग्राउंड ई टाइम्स इट रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड। कितने टाइम्स? ई टाइम्स क्या करेगा? रिबाउंड करेगा। मजे की बात सुनना, यहां पे अलग अलग केस बना के दे देता हूं। अगर v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स u हुआ, अगर क्वेश्चन में e1 हो गया, इसका मतलब है कि v u के बराबर हो जाएगा। मतलब जिस वेलोसिटी से टक्कर दिया उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा। अब यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, क्या होगा? अगर h हाइट से किसी चीज को फेंका गया, तो वहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो धीरे धीरे आकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर इधर से जाने वाली वेलोसिटी सेम मिल गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम मिला, तो ये उसको कहां तक पहुंचाएगा? सेम पोटेंशियल तक पहुंचाएगा। मतलब ये सेम हाइट तक रिबाउंड करके फिर जाएगी। मतलब ये क्या होगा कि बॉल जब इलास्टिक कॉलिजन हुआ परफेक्टली, तो ये नीचे गिरा, फिर रिबाउंड करके उतनी हाइट तक फिर गिरेगा, और ऐसा ये चलता रहेगा। सुनना ध्यान से। बट जब ये गिरेगा तो साउंड क्रिएट होगा, हीट जनरेट होगा। इसलिए क्या होता है कि ये पहले गिरेगा, फिर कुछ हाइट तक ही जाएगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है, फिर गिरेगा, फिर कुछ हाइट तक जाएगा, और ऐसे करता करता कुछ समय के बाद खत्म। मतलब ये पूरे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए कि इसमें क्या क्या वेराइटीज हम दे सकते हैं। दूसरी बात, v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स यू है। आप खुद से बताओ, अगर e लाइज किया 0 और 1 के बीच में, तो ऑलवेज v मेरा कम हुआ क्या? u से, क्योंकि अगर 0.5 कर दूं तो v मेरा हो जाएगा 0.5 u। 0.5 मतलब u बाई 2, मतलब वेलोसिटी मुझे हाफ ही मिली। तो इस बार क्या किया, यहां से गिरा, हाफ वेलोसिटी हो गई, तो इतनी हाइट तक गया, फिर नीचे आ गया। तो जब भी होगा मुझे समझ में आएगा कि रिबाउंड वेलोसिटी कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है इससे, होगा तो या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो कमेंट आपसे करने को बोल सकता है कि v रिबाउंड या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, ये किसके? जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उसके। तो vr विल बी लेस देन या इक्वल टू us। ये रिबाउंड वेलोसिटी है, ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको, इसको आप रेशियो में लिखना चाहो तो ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन, vr अपॉन vs का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि कभी भी ये उससे बड़ा नहीं हो सकता। या तो उसके बराबर होगा, तो बराबर का केस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हो सकता है, या तो उससे छोटा होगा। छोटा का केस जो है वो हम लोग जब बात कर रहे हैं कब की, जब पार्शियली हम लोग बात करेंगे इलास्टिक इंपैक्ट हो या सेमी इलास्टिक हो तब। ऐसा भी केस हो सकता है कि ये रिबाउंड ही नहीं करे, यहां से गिरे और यहीं पे रह जाए। इसका मतलब है कि वो केस होगा प्लास्टिक इंपैक्ट का, जिसमें ई की वैल्यू 0 हो जाए। ई अगर 0 हो जाएगा तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, सो रिबाउंड वेलोसिटी आपकी 0 आ जाएगी। तो ये तीनों केस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए इस एग्जाम्पल के जरिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिएगा। ठीक, अब एक कंडीशन आपको दे रहा हूं। सपोज कीजिए ड्राइंग बनाने की कोशिश करते, ये क्या है अपना कार। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा इसका मास बहुत ज्यादा है और यहां पे एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है, सपोज कर लो 20 मीटर पर सेकंड से, और ये मैसिव है, मैसिव है। ठीक है, अब ये बच्चा जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और बच्चे का मास दे रखा है 5 केजी। 5 केजी के रिस्पेक्ट में इसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/2 दे रखी है। 1/2 दिया मतलब मुझे समझा सेमी इलास्टिक इंपैक्ट होने वाला है। आपसे पूछ रहा है आप बच्चे की वेलोसिटी टक्कर के बाद बता दीजिए। आप लोग तो अनुमान लगा चुके होंगे, लेकिन कोलिजन के हिसाब से इसको समझिए। ठीक है, कोलिजन का सपोज ये केस है, उस वक्त क्या है, बच्चे की जगह पे ऐसा एक स्फीयर बना दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली बोलेंगे कहानी खत्म हो जाएगी। सो ये ऐसा, अब ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मास इसका 5 केजी है। अब टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे आप सॉल्व करेंगे, सुनिए ध्यान से। जैसे ही e की वैल्यू 1/2 दिया, आपको मालूम है e होता है, फॉर्मूला मेरे पास है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, कैसे समझिए। e की वैल्यू 1/2, v2 अगर ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और इसका मास बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन, तो इनके टक्कर से इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा। मतलब v2 की वैल्यू टक्कर के बाद भी रहने वाली है 20 माइनस v1 जो कि मुझे क्वेश्चन में पता करना है, अपॉन u1 दिया हुआ था 2 माइनस u2 की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 20। अगर ऐसे आपने पुट किया तो आपने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने साइन नहीं लिया। ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में और ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में। अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, इसीलिए आपने u1 की वैल्यूज हो जाएगी -2। ठीक है, v1 आपको मालूम नहीं है कितना आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके वैल्यूज बता दीजिए कितना आने वाला है। ये हो गया आपका -22/2 विल बी 20 माइनस v1 इंप्लाइज, ये हो गया -11 इज इक्वल टू 20 माइनस v1। v1 को इधर लाया, 20 प्लस 11 दिस इज 31 मीटर पर सेकेंड। v1 प्लस आया है, मतलब इस डायरेक्शन में 31 मीटर पर सेकेंड से टक्कर के बाद ये मूव करने वाला है। तो जब भी कोई चीज मैसिव दी जाती है तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी सेम होती है। ये बात इसमें आपको समझना चाहिए। मतलब टक्कर से पहले अगर इसका जो वेलोसिटी था इसका, ये अगर मैं बात करूं u2 इसको मान लूं, तो u2 जो बराबर होगा वो v2 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कहां पे? जहां पे अपन बात करते हैं मैसिव। हालांकि ये काम आपने अर्थ वाले केस में भी किया था। अर्थ को आपने टक्कर से पहले भी रेस्ट पे लिया था और टक्कर के बाद भी आपने रेस्ट पे लिया था। बट अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड कर दिए जाएं तो भी आपको समझना होगा कि मैसिव चीजें जब होती हैं तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद वो डोमिनेट करती हैं, तो उसकी वेलोसिटी एज इट इज रह जाएगी। इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को घुमा करके अगर ऐसा बोले कि नहीं साहब अभी आप ऐसा कर लें कि ये क्वेश्चन वर्टिकल में दे दिया जाए, स्टेटमेंट क्या देगा? एन ओपन प्लेटफॉर्म एलिवेटर। ओपन प्लेटफॉर्म एलिवेटर जो है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। अब ये क्या कर रहा है?
ये ऊपर मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी आपने एज्यूम कर लिया 10 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या किया, ऊपर से एक बच्चे ने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप कर दिया है मान लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से। अब ये बॉल आकर के इसमें टक्कर मारेगा, टक्कर मार के ये रिबाउंड करेगा, ऐसा हम लोग सोच पा रहे हैं। ई की वैल्यू अगेन क्वेश्चन में दे दे, सपोज कर लो 1/3 हमने ले लिया ई की वैल्यू। आपसे पूछेगा टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी आप बताएं क्या है। ये 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट लिख रहा हूं। अब सुनिएगा, अगेन आपके पास वही अप्रोच है, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। E V2, अब ये आपका है मैसिव, तो V2 इंपैक्ट के बाद भी ये ऊपर ही जाएगा, कितने से 10 से। अपवर्ड को प्लस लूंगा तो डाउनवर्ड को मुझे माइनस लेना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। माइनस V1 मुझे मालूम नहीं, U1 की बात करूंगा तो हो जाएगा -2, माइनस U2 की बात करूंगा तो अगेन हो जाएगा टक्कर के बाद, ये वाली टक्कर के पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 दे रखी है। E की वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए 1/3 और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपको क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, -10 और -12, 2 हो गया है -12, तो आपको मिल गया 10 माइनस V1 विल बी -12/3, दैट इज नथिंग बट -4। सो V1 will be equal to 10 plus 4, that is nothing but 40 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव साइन मतलब अपवर्ड जाएगा, रिबाउंड करके वो जो है इस डायरेक्शन में जाने वाला है, और यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल में दिया जाए या वर्टिकल में दिया जाए, आपको अच्छे से समझेगा। पहले 2 क्वेश्चन में अर्थ लेकर के समझाया, फिर आपको मूविंग मैसिव वॉल और व्हीकल लेकर के समझाया, फिर आपको ओपन प्लेटफॉर्म एलिवेटर लेकर समझाया कि अगर मैसिव चीजें मूव करती हुई अगर टक्कर दें तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी जेई जो पूछा हुआ है। ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या, स्टेटमेंट में है ये एक 3 kg का स्फीयर है जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसने हेड ऑन कॉलिजन किया, ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। दूसरा मास है जो कि 2 kg का है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। E की वैल्यू 0 है। E 0 का मतलब आपको मालूम है ये इंपैक्ट कैसा हो गया, प्लास्टिक इंपैक्ट हो गया या इन इलास्टिक हो गया। आपसे पूछा है जब इन इलास्टिक होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है, लेकिन लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी आती है। आपसे पूछ रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आप बता दें। लॉस इन के क्वेश्चन मार्क। 3 kg है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। 2 kg है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। दोनों हेड ऑन कॉलिजन किए। हेड ऑन कॉलिजन के बाद सिंपली आपसे पूछ दिया, आप बता दें। E की वैल्यू 0 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी कि दे आर कोलाइडिंग इन इलास्टिकली, ठीक है, मतलब E 0 है। अब आप बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ। देखिए आईआईटी का था, 1 मिनट के अंदर अगर सॉल्व करना था तो आपको अगर याद होगा फॉर्मूला, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली लिखवाया था, और वो लिखवाया था 12 m1 m2
होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू यू रिलेटिव जो है इसका स्क्वायर। क्योंकि याद कीजिए सेमी इलास्टिक में फॉर्मूला अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, ई जीरो हो गया तो ये फॉर्मूला एज इट इज रह गया। अब डायरेक्टली वैल्यूज अगर आप पुट कर देते तो हाफ m1 की वैल्यूज 3, m2 की वैल्यूज 2, दोनों को जोड़ दीजिए 5 इंटू यू रिलेटिव आपको क्या बताया था, आपको मालूम है u1 माइनस u2 की चर्चा की थी, ये क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर। अब u1 माइनस u2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका जॉब है। u1 अगर बात करूं तो ध्यान दीजिए u1 आपका जो है वो है +10 मीटर पर सेकेंड, u2 आपका जो है -20 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा अगर मैं u1 माइनस u2 की बात करूं तो ये हो जाएगा 10 माइनस -20 विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं करना था, इसमें वैल्यूज पुट करनी थी, हाफ इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30, और आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 से करते तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आया 6 इंटू 3 18 इंटू 30, कितना हुआ ये 540 जूल। दिस इज योर आंसर। और ये एक लाइन का था, एक लाइन मतलब एक लाइन का था, कुछ नहीं करना था। इसीलिए कल हमने जो कराया था इसमें सारे फॉर्मूले आपको मैंने दे दिए कि आप पहचान लो E0 है, E1 है, E लाइज बिटवीन 0-1 है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आए। इस क्वेश्चन को अगर आप बोलो कि सर और एक्सप्लेन करके समझाओ कि क्या होगा, तो आप अदर मेथड, आप सेकंड मेथड भी देख सकते हो, बट वो बड़ा मेथड है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए उस मेथड का यूज आप कर लेंगे। बट जेई में मेरी एडवाइस है कि आप इसको इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप बोलते कि सर सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, वो क्या हो जाता, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, वो आपने कैलकुलेट कर लिया, हाफ m1 3 u1 100 प्लस हाफ m2 2 इंटू 20 का स्क्वायर आपको 400, 2 से कितनी बार में कट गया 50, तो ये आ गया आपको 150, और ये 2 से अगर कट करेंगे 2 को तो ये आ गया आपका 400। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 550 जूल। सुनिएगा ध्यान से। टक्कर के बाद जब ऐसा कोलिजन होता है तो दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ये आपको मालूम होगा। और उस v का हम लोगों ने फॉर्मूला भी निकाल लिया था। v कॉमन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्टली आप बोलिएगा m1 है 3, u1 है 10 प्लस m2 है 2 और u2 है -20 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 5। यहाँ से ये आ गया 30 माइनस हो गया आपका 40 डिवाइड बाई 5। इस वैल्यूज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस वैल्यूज को आप बोलते कि सर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये वैल्यूज आपके पास आ जाती। यहाँ पे डायरेक्टली आप देख लीजिए, v कॉमन वेलोसिटी आपका आता -10/5, दैट इज नथिंग बट -2 मीटर पर सेकेंड। अब v आ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई, के फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास हो जाता कंबाइंड m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर, हाफ मास m1 प्लस m2 5 इंटू v -2 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2 से 1 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 10 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई 10 जूल। अब आप खुद से बता दीजिए लॉस आपने क्या पढ़ा है, के इनिशियल माइनस के फाइनल। के इनिशियल कितना था आपके पास 550 माइनस 10, अगेन आंसर विल बी 540 जूल। बट ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपको समझा कि ठीक है मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली और निकाल करके हमने वैल्यूज
540 जूल कैलकुलेट कर ली। बट इससे ज्यादा आसान था कि आपको ऑलरेडी मैं फॉर्मूला दे चुका था, हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर, और u क्या है मेरा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। तो जो सेकंड पहला सॉल्यूशन था वो विद इन आपका 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता। तो आप लोग, मेरी एडवाइस होगी कि जो फॉर्मूले, जो लिस्ट मैंने आपको दे दिए हैं असाइनमेंट के प्लस प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन आप जा करके देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन उस टेबल से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हो गया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते इसमें और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर पाएंगे। लिखेंगे आप लोग? लिखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए आफ्टर collision with the ball B, as shown in the figure, ये B है। Assume perfectly inelastic, assume perfectly inelastic and head-on collision, velocity of the ball A after collision आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा, सोच के बताइए। अरे जब परफेक्टली इन इलास्टिक बोल रहा है मतलब हम लोगों के पास E की वैल्यू 0 दे रखी है, और E 0 होता है तो हमें मालूम है आफ्टर इम्पैक्ट V1 V2, और ये कॉमन वेलोसिटी V से मूव करते हैं, और कॉमन वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ ध्यान दीजिए m1 आपका 2 इंटू 5 प्लस m2 कितना दिया 5 इंटू माइनस 2, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में हमने लिखा, अगर इसको प्लस लूंगा तो इस डायरेक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर प्लस लेना पड़ेगा तो इसको हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 2 kg प्लस 5 kg। आप यहाँ पे सिंपली देखिए 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 2 10, ये आ गया 0। इसका मतलब है कि टक्कर के बाद वो लोग क्या आ जाएंगे, सिंपली डायरेक्टली वो लोग टक्कर के बाद आ जाने वाले हैं आपके इसमें रेस्ट में। मतलब सिंपल था, एक v कॉमन आपको लगाना था, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। ठीक है, मतलब मैं उम्मीद करूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। यस नो तो बोलना पड़ेगा ना, यस नो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, ये देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, अ स्फीयर ऑफ मास m, अ स्फीयर ऑफ मास m moving with a constant velocity u, moving with a constant velocity u hits another stationary sphere, hits another stationary sphere of the same mass, ये रेस्ट में है, of same mass, if E is the coefficient of restitution, if E is the coefficient of restitution, if E is the coefficient of restitution,
then velocities of two sphere after collision will be, then velocity of two sphere आफ्टर कॉलिजन विल बी। चार ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। एक मिनट में होना चाहिए। अभी के जो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं। एम मास है, यू से मूव कर रहा है, दूसरा सेम स्फीयर सेम मास का है, ये रेस्ट में है। इसने जब इसको टक्कर दिया, इसमें टाइप ऑफ द इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा है, ई बोल दिया है, ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ना तो 0 है ना तो 1 है। ठीक है, इसको आपको लेके चलना है, ई के टर्म में आंसर देना है। अब आप बताएं इम्पैक्ट के बाद दोनों की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। v1 अपॉन v2 विल बी वॉइड। टाइम ओवर हो गया। देखिएगा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप खुद बताइए ई मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ई 0 या 1 के बीच में कुछ भी उसकी वैल्यूज हो तो मैं बोल पाऊंगा कि ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेमी इलास्टिक कोलिजन, सेमी इलास्टिक इंपैक्ट। और सेमी इलास्टिक के लिए मेरे पास v1 और v2 का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। v1 क्या होता है, m1 माइनस ई m2, याद रखिए फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, प्लस दूसरा टर्म क्या है, e प्लस 1 m2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। यही मेरा फॉर्मूला था। अब आप खुद से बताइए, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। m1 इज नथिंग बट m माइनस e टाइम्स m2 इज नथिंग बट m अपॉन m प्लस m को लिख दिया डायरेक्टली 2m इंटू u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, प्लस इस पूरे टर्म को 0 बोल रहा हूं क्योंकि ये रेस्ट में था तो u2 मेरे लिए 0 था, तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो गया 0। सो v1 को सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं, m को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस e बाई 2। ये आपके पास v1 की वैल्यूज आ गई। v1 कितना आया, 1 माइनस e, इंप्लाइज करके करता हूं, v1 विल बी 1 माइनस e बाई, ऐसा। ठीक है, v1 की वैल्यूज 1 माइनस e बाई 2 आ गया। सेम वे में आपके पास फॉर्मूला था v2 का, वो फॉर्मूला आप पुट कर देते। देखिएगा यहां पे v2 का फॉर्मूला, ये चीजें जितनी आपको लिस्ट लिखवाई थी बहुत ही स्टैंडर्ड लिस्ट था, सारे क्वेश्चन उससे आपके सॉल्व होते थे, तो वो आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। ये है m2 माइनस e m1 इंटू u2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस e प्लस 1 इंटू m1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। अब u2 मेरा 0 है तो ये पूरा टर्म 0, तो मैं बोलूंगा 0। ये मेरा आ गया v2। e वैल्यूज यहां पुट कर रहा हूं, ये प्लस e प्लस 1 इंटू m1 की जगह पे m डिवाइड बाई m प्लस m 2m इंटू u1 मेरे लिए u है। आप खुद से बताइए, m कैंसिल कर दूं तो ये e प्लस 1 बाई 2 v2 मिल गया क्या। एक बार मेरे पास v2 आ गया, एक बार मेरे पास v1 है, तो इन दोनों का रेशियो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, तो डायरेक्टली आप बोलेंगे v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। थोड़ा अच्छा लगे इसलिए किया, और कोई बात नहीं। मतलब यहां से डायरेक्टली मैं बोल सकता था कि v1 बाई v2 का रेशियो मेरे पास आ गया 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, तब जब दो स्फीयर इक्वल मास के हों, ठीक है, और एक की वेलोसिटी u हो दूसरा रेस्ट में हो, तो टक्कर के बाद उनका वेलोसिटी का रेशियो जो होगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई होने वाला है। अब इसमें आप स्पेशल केस देख सकते हैं, क्वेश्चन यहीं तक पूछा था बट इसके आगे की बातें कुछ ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता कि ये जो कॉलिजन है ये प्लास्टिक इंपैक्ट है, तो प्लास्टिक इंपैक्ट में याद कीजिए क्या होता था, ई 0 हो जाता, ई 0 हो जाता तो v1 v2 के बराबर हो जाता। इसका मतलब है कि इंपैक्ट के बाद वैसे भी आपको याद होगा जब ई 0 होता है तो
तो दे आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी। अगर ई की वैल्यू 1 में मान लेता, 1 मानने का मेरा मतलब था कि अगर ये परफेक्टली इलास्टिक हो जाता तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाता, मतलब v1 की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती। तो मैं यहां से सिंपली बोल सकता था कि ये यहां से आता, आकर के इसको टक्कर मारता, अपनी पूरी एनर्जी इसको दे देता और खुद रेस्ट में हो जाता और दूसरा भागने लगता। तो आप यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक अप्रोच था कि v1 अपॉन v2 की वैल्यूज कितनी आएगी, ये आपने समझ लिया ई को कंसिडरेशन में लेते हुए। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।